चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 डायनामिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सबसे पहला वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए होता क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक अपना एनवायरनमेंट होता है। क्या मतलब होता है, उसकी जो सराउंडिंग्स होती है, जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, ये हमारी सराउंडिंग्स हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे वैसे हमें भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, ठंड आती है तो हम उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यस और नो? तो हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, सेम वे बिजनेस का अपना एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस की सराउंडिंग्स में कौन आते हैं? बिजनेस के सराउंडिंग्स में उसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, उसके कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, तो उसके सप्लायर्स आते हैं। तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर बिजनेस अपने जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो बिजनेस विल सफर इन लॉन्ग रन और कहीं ना कहीं आपको शट डाउन भी करना पड़ सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार आपको जो देता हूँ वो देता हूँ नोकिया का, कि जब एंड्रॉयड आया तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने ईगो दिखाई कि भैया हम लेंगे तो मोनोपोली में लेंगे, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाएंगे। चले जाओ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। जो 9-10 के अंदर कंपनी इंडिया पे लीड करती थी, आज वो अपनी पोजीशन भी नहीं बना पाई। सैमसंग वक्त के साथ चला, 2008-9 में कोई पूछता भी नहीं था, और 2010 आज 18-19-20 के अंदर उसकी अपनी एक पोजीशन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डायनेमिक है, एक्टिव है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, नॉन स्टॉप इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग। ये क्या है नॉन स्टॉप इवॉल्विंग? इसका मतलब ये है, देखो हाईली डायनामिक का मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई फैक्टर ऐसा प्रेजेंट रहेगा जो आपकी वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा। आप कभी भी ये शांत नहीं बैठ सकते कि हाँ बिजनेस में शांत बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई फैक्टर हमेशा अफेक्ट कर रहा है। एंड इट कीप्स ऑन डेवलपिंग इन द सेंस विद द पासेज ऑफ टाइम इट विल कीप बी मोर टेक्निकल। आप ये नहीं सोच सकते कि ये सिंपल हो जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। Which forces the organization to find unique strategies, जिसकी वजह से उसको हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, so that managers have to adopt, apply। अब मैनेजर्स उसके लिए क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाते हैं, so that they can achieve some competitive advantage, high performance and ensure survival and growth। देखिए, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ पे दिक्कत है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में दिक्कत है। आप अगर नहीं लेंगे तो आप अपनी मार्केट पोजीशन लूज करेंगे, और अगर आप मार्केट पोजीशन लूज करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी लूज होगी। यस और नो? इसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो बेसिकली डेवलप होती है वो डेवलप होती है थ्रू 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स that is affecting the internal environment. Now what is this external factors affecting the internal environment? एक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिस्कुट के पैकेट्स बिकते हैं सबसे ज़्यादा 5 रुपये 10 रुपये वाले बिकते हैं, 50 रुपये 40 रुपये वाले बिस्कुट के पैकेट्स नहीं बिकते, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है। इट्स अ इकोनॉमिक फैक्टर। तो हर कंपनी जो बड़ी से बड़ी है वो 5 रुपये 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट जरूर लॉन्च करती है। यस और नो? सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे लोगों की एनवायरनमेंट की तरफ जागरूकता बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करे कंपनी जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ऐसी कंपनियां जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रही, उनकी मार्केट में डिमांड लूज हो रही है। टेक्निकल फैक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जो कि पेट्रोल डीजल बेस्ड गाड़ी से कहीं ना कहीं उन्हें ई व्हीकल्स पे जो शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेक्निकल फैक्टर। एंड ऑल दीज ultimately affects your product, the technology that you are using and the strategies that you are making to run the business. So these are the external factors affecting the internal environment. Now what is the objective of a competitive strategy? It is very simple: to generate competitive advantage, to increase your market share and to beat the competition. कैसे competition को beat करें, market share अपना increase करें और competitive advantage लें। इसकी वजह से होता क्या है? Which leads the firm to attract customers, to face competitive pressure and to strong the market position. देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करूं। आप खुद देख सकते हैं चार्ट में इतनी मेहनत है कि वो अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन करना है। जस्ट यू नीड टू नोट इट डाउन, नथिंग एल्स।
And once you will read the ICAI, then you will come to know कि as against to ICAI, these notes are going to help you a lot. आप एक बार करके जरूर देखिएगा, तभी आपको एहसास होगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है. अब देखिए, अपने आप में सारी चीजें नोट्स ही अपने आप मुंह से बोल रहे हैं कि भैया क्या है एग्जैक्टली चीज. इट इज नेसेसरी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यस, इट इज नेसेसरी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. व्हाई सो? टू कॉम्पीट, टू परफॉर्म इट इफेक्टिवली, टू कंफर्म इट्स सस्टेनेबिलिटी, कि हम मार्केट में अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकें. इसके लिए आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए. नाउ देयर इज अ वेरी गुड टर्म कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस. देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? बेसिकली इसमें आप अपनी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनका बिजनेस एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि भैया उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, वो किस वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस मार्केट के अंदर अच्छा काम करें. क्योंकि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को अच्छा नहीं समझेंगे, देखिए आज आपने कंपनी स्टार्ट करी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड इफ इट्स अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ऑब्वियसली जो भी मार्केट है वो ऑलरेडी कोई ना कोई सर्व कर रहा है, तो वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, किस वजह से वो अपनी पोजीशन बनाए, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स. और वो कैसे किया जाता है उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है क्या? इट्स अ लार्ज एरिया इन बिजनेस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टू नो देयर विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीचे मार्केटिंग, दैट इज सुटेबल मार्केट क्या है उनकी, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, बाय अप्लाइंग द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. ये पूरी एक सिंगल लाइन में आपको एग्जाम में लिख के आना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है उससे क्या फायदा मिलता है? तो देखिए, आप जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ पाते हैं, अकॉर्डिंगली जो है आप स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर पाते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अलाउज टू एक्सेस कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन मार्केट. इट हेल्प्स टू चूज एंड इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. समझ में आई बात? तो आप अगर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ गए तो ही आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं. जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. जियो ने क्या किया? उन्होंने वोडाफोन की और एयरटेल की और आइडिया की वीकनेस को समझा कि वीकनेस क्या है, कि अननेसेसरी ये कॉल चार्जेस बहुत ले रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर्स कहीं ना कहीं उतना पे नहीं करना चाहते. उसने क्या किया? भैया सीधी सी बात, कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री. लो, सबसे बड़ी चीज कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री, आई विल चार्ज फॉर डेटा. अब डेटा वोडाफोन और जो आपकी एयरटेल कंपनीज हैं उतना नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि उनके पास 2G 3G लाइसेंस है. रिलायंस के पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथ पूरी की पूरी, और वो उनकी वीकनेस, स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केट साफ कर गए. इसके बाद स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. किस तरीके से हम समझें बेसिकली कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनका विजन, कोर वैल्यूज क्या है, किस तरीके से हमें पता लगेगा. तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग ऑफ स्टेप, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, देयर प्रेजेंस इन द सेम इंडस्ट्री एंड देयर मार्केट शेयर. कि आपकी इंडस्ट्री में जो भी कॉम्पिटिटर है उनका मार्केट शेयर क्या है, आप उनको आइडेंटिफाई करिए यूजिंग द एक्चुअल डेटा, जो कि आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है. जैसे आप बात करें ऑटो सेक्टर की, तो मारुति का मेजर सेक्टर है, फिर Hyundai के पास है, फिर होंडा के पास है, फिर टोयोटा के पास है. तो हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? बेसिकली उनका कितना मार्केट शेयर है. फिर उनको समझो आप, उनका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, यूजिंग द रिपोर्ट्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया. लाइक मारुति, मुझे आज भी याद आता है एक ऐड जिसमें मारुति ने ऐड बनाया था कि कोई पर्सन है वो पूरा अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हिंदुस्तानी कस्टमर पूछता है कितना देती है, क्योंकि हमारे लोगों का माइंड सेट ही है कितना देती है, मतलब एवरेज क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी. तो मारुति ने काम ही इस पे किया. उन्हें पता है हिंदुस्तानियों की टेंडेंसी क्या है कि सर्विस कॉस्ट लो नहीं चाहिए, कहीं पे भी सर्विस हो जाए, कोई भी लोकल मैकेनिक ठीक कर ले तो वो लोकल टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं उस हिसाब से. और सेकंड, उनकी गाड़ियों की माइलेज बहुत अच्छी होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर द मार्केट लीडर्स, एटलीस्ट राइट नाउ. वक्त बाकी बताएगा. फिर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर. क्या स्ट्रेंथ है? फाइनेंशियल पोजीशन, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, ये कॉमा है बीच में,
स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्या एडवांटेज है? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, उनका कॉस्ट एंड प्राइस का कुछ एडवांटेज है उनके पास, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, या ह्यूमन रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसी क्या एडवांटेज है उनके पास? सबसे बड़ी चीज ये आपको मीडिया रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर से, रिव्यूज से पता लगेगा। उनकी स्ट्रेंथ आपको समझनी है कि एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेंथ दे आर होल्डिंग राइट नाउ। लाइक अगर एप्पल की बात करें, एप्पल कंपनी क्यों वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है? द मेन रीजन इज देयर R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द ह्यूमन रिसोर्स that they are hiring for R&D department, yes or no? Fourth, determine the weakness of the competitor, क्या लैक करता है? कुछ तो ऐसा होगा जो लैक करता होगा, जैसे एप्पल में लैक करता है कि भैया प्रोडक्ट जो है इनके बहुत महंगे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट से बातें पता लगती हैं। फिफ्थ, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन द सेंस कि जो चीज वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्या वो चीज हम डिलीवर कर सकते हैं? Inability, what they are not offering, how to use such information in firm's favor by exploiting competitors' weakness. कस्टमर रिव्यूज लेके सेल्फ इवेल्युएशन कर पे इस पे काम किया जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपकी मदद करती है कॉम्पिटिटर को समझने में और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में। फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की। देखिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ है, आपको कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है, जजमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बना ली। आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, चाहे आपके अपनी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। देखिए सपोज हो सकता है कि कोई 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू 50 करोड़ रुपए हो, आपकी उतनी कैपेबिलिटी ना हो। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और आपके खुद के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते, और उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को सो दैट आप बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल मेयरली बाय इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, जजमेंट, नीड टू एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। इसके बाद इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। कौन कौन से इश्यूज हमें कंसिडर करने पड़ते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में? तो सबसे पहला है स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है स्ट्रैटेजी वन टाइम होती है, इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम। छोटे छोटे आप डिसीजंस लेते हैं वक्त वक्त पे और वही आपकी लॉन्ग रन में जाके एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। स्ट्रैटेजी इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए देयर आर वेरियस ड्राइव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट जो कि स्ट्रैटेजी के अंदर होती हैं, जो हमें बैलेंस करनी पड़ती है। मतलब क्या है, देखिए मैं बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कब? जब अपॉर्चुनिटी होगी, यस और नो, दैट वर्क्स एज एन ड्राइव, या आपके पास कोई स्ट्रेंथ होगी कि जिसको आप कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? मार्केट में कोई थ्रेट है या कोई आपकी इंटरनल वीकनेस है जो कॉम्पिटिटर से आपको लड़ने नहीं दे रही ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिफरेंट फोर्सेस दैट ड्राइव एंड कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रैटेजी। ड्राइव मतलब हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, कॉन्स्ट्रेंट मतलब रोकती हैं। ड्राइव में क्या है? अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ, कॉन्स्ट्रेंट में क्या है? थ्रेट्स एंड वीकनेस। तो इन सबको हमें बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। इसके बाद सेकेंड चीज है इशू टू बी कंसिडर इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। देखिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपनी इंटरनल पोटेंशियल को, जो आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, उसको मैच करते हो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज से। मतलब जो आपके अंदर खास बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खास बात है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके कॉम्पिटिटर में आपके पास नहीं है, उसको आप कोशिश करते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज के साथ उसे क्रिस्टलाइज किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, दिस इज एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी कि आज इंटरनेट हर जगह पहुंच गया और ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है। एंड द स्ट्रेंथ कि हमें पता है कि वी आर इन अ पोजीशन कि हम आपको वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क, पर ऊपर वाले की वजह से हम ये कर सकते हैं। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। और इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ जो है एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी के साथ मैच हो रही है। The managers have to balance opportunities as well as constraints. ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द इश्यूज टू बी कंसिडर्ड इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, तो ये 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं।
इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी एंड एनवायरनमेंट। ये बेसिकली एक डायग्राम गिवन है आपकी बुक में, बड़ा अच्छा सा लगा इसलिए बताया कि देखो मैनेजमेंट और रिसोर्सेज की हेल्प से स्ट्रैटेजी आप फॉर्मुलेट करते हैं जो कि इंटरेक्ट करती है किसके साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। तो एक अच्छा डायग्राम लगा, जस्ट इसलिए बना दिया। अगर वो पूछता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड एनवायरनमेंट, तो आप इस डायग्राम को सिंपली बना के आ सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिस्क। तो देखिए जो रिस्क होता है दैट इज द अनसर्टेनिटी, दैट कैन बी एक्सटर्नल और दैट कैन बी इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब ड्यू टू फोर्सेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल ड्यू टू फोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आपके एम्प्लॉइज हड़ताल पे चले गए, ठीक है, या आपके इन्वेस्टर्स ने और फंड देने से मना कर दिया टाइम पे। एक्सटर्नल लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई चेंज हो गई, तो इट मे इमर्ज ड्यू टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशंस। सपोज आपका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हो गई तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी वजह से रिस्क हो सकता है। तो जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होते हैं उनको ये रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके ऊपर उनको अपना दिमाग लगाना होता है। समझ में आई बात। इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत ही अच्छा डायग्राम जो हमें काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क टू बी कंसिडर्ड इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। मतलब हम देखेंगे, देखिए स्ट्रैटेजिक रिस्क हमने देखा एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट करते हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो देखिए अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क एक्सटर्नल है तो शॉर्ट टर्म में ये स्ट्रैटेजिक फेलियर करता है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज हम प्लास्टिक को पूरा बैन कर देंगे और आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक के किसी लिफाफे में पैक होकर मार्केट में जाता है। अब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, 30 डेज का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, आपने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अब 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मॉडल चेंज करना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली अदर देन प्लास्टिक पैक किया जाए सो दैट इसे हम कस्टमर तक पहुंचा सकें और कॉस्टिंग भी हमारी इंक्रीज ना हो। और अगर आप नहीं कर पाए ऐसा तो आपकी सारी की सारी आगे की प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। तो अगर एक्सटर्नल रिस्क है, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज स्ट्रैटेजिक फेलियर। लॉन्ग टर्म में चेंजेस इन एनवायरनमेंट कॉज ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। मतलब सपोज आपने 5 ईयर्स का टारगेट बना रखा है कि 5 साल के अंदर आपकी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार्स आप बनाते हैं, आपने टारगेट बनाया 5 साल के अंदर वी विल बी द मार्केट लीडर। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई कि सिर्फ ई व्हीकल्स ही 5 साल बाद चलेंगे और कुछ चलेगा ही नहीं। तो अगर आपने उस चीज़ को सही से ओवरकम नहीं किया तो जो आपने 5 साल में ऑटोमोबाइल में मार्केट लीडर बनने की स्ट्रैटेजी बनाई थी वो क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। Internal within the organization. Lackness in organizational capacity cause not to cope up with strategic demand. आपने सारी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन इंटरनली आपकी ह्यूमन रिसोर्स ही आपका साथ नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें सोची थी जिस तरीके से, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपके एम्प्लॉयज़ उसको कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक डिमांड आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। Changes in internal capacities and preferences cause inconsistencies with strategy. ये क्या है? देखो अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क इंटरनल है मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके इन्वेस्टर्स ने प्रॉमिस किया हुआ था कि दे विल प्रोवाइड यू द फंड ऑफ 10 करोड़ एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। बट उन्होंने फर्स्ट ईयर तो फंड दिए लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है कि शायद वो फंड ना दें। तो ये तो इंटरनल मैटर है और लॉन्ग टर्म का मैटर है। फर्स्ट ईयर तो उन्होंने फंड्स दे दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में डाउट लग रहा है। तो जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं कि अपन इस तरीके से काम करें, ऐसे काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाएगी। ना आप इतना ध्यान दे पाएंगे, ना आपकी जो टीम है वो उतना ध्यान देगी, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड द रिसोर्सेज फॉर दैट, जिसमें कहीं ना कहीं आपको शक दिख रहा है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ बहुत अच्छी है, इसको बड़े तरीके से नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हमारे पास है सेल्फ डिपेक्टिंग चार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एनालिसिस। आपकी बुक से ही लिया है, कुछ इसमें नई चीज़ नहीं है। स्ट्रैटेजी एनालिसिस की जब आप बात करते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल।
एक्सटर्नल में कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। और इंटरनल में परफॉर्मेंस एंड डिटर्मिनेंट एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस कि कौन से सेगमेंट में आपको जाना है, क्या कस्टमर को मोटिवेट करता है, कौन सी ऐसी नीड्स हैं कस्टमर की जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में देखते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स कौन से हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मार्केट एनालिसिस में मार्केट साइज क्या है, क्या उनका ग्रोथ परसेंटेज है, हर साल मार्केट कितनी बड़ी हो रही है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, नई फर्म्स के आने के कितने चांसेस हैं। एनवायरमेंटल में टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंज आ सकता है, इकोनॉमिक, कल्चरल, डेमोग्राफिक, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंटरनली आप देखते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस रेट से बढ़ी है, सेल्स कस्टमर कितने ज़्यादा हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कस्टमर का, प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी है, न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ह्यूमन रिसोर्स आपका कितना सेटिस्फाइड है। डिटर्मिनेंट एनालिसिस, पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, कॉन्स्ट्रेंट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, मतलब आपका SWOT। ठीक है। जो एक्सटर्नल एनालिसिस है अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ट्रेंड्स एंड अनसर्टेनिटीज को डिसाइड करता है, जबकि इंटरनल स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कांस्टेंट अनसर्टेनिटीज को डिसाइड करता है। फिर इस एनालिसिस के बाद आप क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, सिलेक्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और टाइमली रिव्यू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें अपने आप में समझाया गया कि स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्या है, ये आपको सारी चीज़ें अपने आप समझा देता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या है, कौन से इश्यूज हमें स्ट्रैटेजी एनालिसिस में कंसिडर करने हैं, उसके बाद रिस्क का मतलब क्या है, ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजिक रिस्क टाइम के साथ रिलेशन है उसका, उसके बाद स्ट्रैटेजी एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, प्लस वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं आगे स्ट्रैटेजी बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। इसके बाद आपको ये एक इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन गिवन है जो आपको अपने लेवल पे करना है। 3 तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिटिव और अदर। जब आप इकोनॉमिक के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट करते हैं तो आप देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, नंबर बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरह के हैं, अगर आप इकोनॉमिक कैरेक्टर के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट मॉडरेट है या एग्रेसिव है। फियर्स का मतलब होता है एग्रेसिव, इसको आप छोड़ दीजिए। प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, सर्विसेज, ब्रांड रेपुटेशन। तो इन फोर्सेस के बेसिस पर आप कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर डिसाइड करते हैं कि लाइक कंपटीशन कैसा होगा, कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, प्राइजेस आप कितना, लाइक सिंपल सा एग्जांपल, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, आपको उसी सर्कल में प्राइस रखने पड़ते हैं ±10%। क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रिलायबिलिटी, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड पे बहुत ज़्यादा है कस्टमर्स की, लाइक लाइफ इंश्योरेंस का आप एग्जांपल लें तो लाइफ इंश्योरेंस में हिंदुस्तान में सबसे पहली प्रेफरेंस LIC है। 73% लोग अपना इंश्योरेंस LIC से करवाते हैं। रिलायबिलिटी, तो इसलिए हिंदुस्तान में कोई कंपनी इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। फीचर्स एंड परफॉर्मेंस क्या है कॉम्पिटिटर के, किस तरह की सर्विसेज है, क्या ब्रांड रेपुटेशन है। उसके बाद अदर कोऑपरेटिव कैरेक्टर्स, लाइक उसके सप्लायर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स इंडियन हैं या इंडिया से बाहर के हैं, मतलब डोमेस्टिक कंपटीशन है या इंटरनेशनल लेवल का है। तो खैर इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बुक में था इसलिए आपको बताया, थोड़ा सा कम ही रेलिवेंट है बट छोड़ना नहीं हमें कुछ भी। तो इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारा का सारा फास्ट। चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री को समझते हैं कि उसका ग्रोथ फैक्टर क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आपकी इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली उन पे ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो क्रिस्टलाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आप ओवरऑल एक निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं अपनी इंडस्ट्री का एज वेल एज अपने कॉम्पिटिटर्स का। तो इट इज़ टू नो अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, ड्राइवर्स ऑफ इंडस्ट्री चेंज। देखिए जब भी मैं वर्ड ड्राइवर की बात करूँ ना, ड्राइव का मतलब होता है बेसिकली रीज़न। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूँ कि आप अभी पढ़ रहे, सो व्हाट इज योर ड्राइव टू स्टडी। ड्राइव टू स्टडी का मतलब आप क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप पढ़ाई करें।
तो आपको शायद इसलिए मोटिवेशन मिल रहा है कि आप CA इंटर जब बोथ ग्रुप निकाल लेंगे तो एक आपका अच्छा नाम होगा, पेरेंट्स प्राउड करेंगे, फ्रेंड्स प्राउड करेंगे, आप फाइनल में आ जाएंगे, एक अच्छा स्टेटस एंजॉय करेंगे सोसाइटी के अंदर. तो दिस इज योर मोटिवेशन. This is the reason that why you are studying right now. So this will be called as drive to study. Same way drivers of industry change, कि इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं. मेन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, दैट्स ऑन. मार्केट पोजीशन किसकी क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है राइवल कंपनीज की, ठीक है. इसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव सक्सेस किसकी कितनी है, प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं. कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत लो मार्जिन्स होते हैं, 2% 3% पे बिजनेस चल रहा होता है. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें 20 से 30% का मार्जिन होता है. तो प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं. टू अंडरस्टैंड फॉर्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड मैचिंग स्ट्रैटेजी टू चेंजिंग कंडीशंस. बेसिकली ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि आप अपनी एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ सकें और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना सकें. अब देखिए मेथड्स की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 7 थिंग्स जो हमें इसके अंदर देखनी है एक एक करके, और बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल. ऊपर वाले की दया से हमारी R&D टीम ने इसको कर दिया. सबसे पहले है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स. आपको देखने हैं इंडस्ट्री के क्या है. इकोनॉमिक फीचर्स की अगर आप बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फीचर्स, ऑलमोस्ट 14-15 इकोनॉमिक फीचर्स यहाँ बताए हैं. जैसे साइज एंड नेचर ऑफ मार्केट क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्री एंड एग्जिट कितनी आसान है, क्लस्टरिंग एट पर्टिकुलर लोकेशन. क्लस्टरिंग एट पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका हब कहाँ है. जैसे अगर आप बात करें तो जो लॉक्स हैं, ताले चाबी, वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अलीगढ़ में बनते हैं, यस और नो. अगर आप डायमंड की बात करें या साड़ीज़ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हमें गुजरात में बेसिकली सूरत में देखने को मिलते हैं, यस और नो. इसके बाद IT के अगर आप हब की बात करें तो वो बेंगलोर में आपको देखने पड़ता है. तो क्लस्टरिंग कहाँ है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो उसका मेन हब कहाँ पर है. स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, इसका मतलब ये है कि आपके लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कंपटीशन होगा, सब चीज़ों को एनालाइज करना. लोकल लेवल के कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, नेशनल लेवल के कौन से, इंटरनेशनल लेवल के कौन से हैं. नंबर ऑफ राइवल्स एंड देयर मार्केट शेयर क्या है. डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन राइवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में और जो कॉम्पिटिटर्स हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे. ये सब इकोनॉमिक फीचर्स हैं जो आपको समझने होते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर रिलेटिव साइजेस, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज बायर्स कितने हैं, बिलो एवरेज, पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे. टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू एक्सेस द बायर्स, और किस तरह का बायर किस तरीके से एक्सेसिबल है. जैसे हाई प्रोफाइल हैं तो ऑब्वियसली दे वांट कि होम डिलीवरी हो जाए. जो एवरेज कस्टमर्स हैं हो सकता है वो शोरूम पे जाके बाय करते हो, तो किस तरीके से वो एक्सेसिबल है. मार्केट ग्रोथ रेट एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस लाइफ, जिस भी आप इंडस्ट्री में घुसने जा रहे हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है, एक ऑन एन एवरेज उसमें बिजनेस जो है वो कितने साल चलते हैं. मतलब देखिए चेंज जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट करती है तो इंट्रोडक्शन स्टेज में होती है, फिर वो ग्रोथ लेती है, फिर मैच्योरिटी लेती है और फिर डिक्लाइन होती है. ये एक PLC है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी भर वो चलता रहेगा आपने जो बना दिया. तो PLC बेसिकली क्या है, इंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल कितना सस्ता मिल सकता है, लेबर कितनी सस्ती मिल सकती है, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, मतलब अगर सीज़न का टाइम है तो कितना काम होता है, ऑफ सीज़न में कितना काम होता है. जैसे होटल इंडस्ट्री की बात करें तो जब सीज़न होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो 100% रूम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं. ऑफ सीज़न है 40% है, 50% है. ये सब कॉस्टिंग निकालने में हेल्प करता है. कॉस्ट डिक्लाइनिंग एज आउटपुट ग्रोज, ये तो आपका उसमें भी कवर अप हो जाता है इकोनॉमीज में. पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप इंडस्ट्री में घुसने जा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी किस हद तक मैटर करती है. तो दीज आर सम इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री. अलग से भी पूछा जा सकता है, और अगर मेथड्स में पूछा गया तो फिर तो 7 के 7 एक्सप्लेन करने. सारे इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं, जितना मोटा मोटा याद हो सके आप वो कर लीजिएगा. नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डिस्कवर करता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर के सोर्सेज क्या हैं. सोर्सेज इन द फॉर्म की गवर्नमेंट की वजह से है, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सोशल हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हैं बेसिकली. तो उसमें ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है.
और सेकंड चीज स्ट्रेंथ ऑफ ईच कॉम्पिटिटिव फोर्स, और जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्स है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। जैसे आईटी सेक्टर है, अब आईटी सेक्टर के अंदर जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, दैट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रेशर, और उसकी स्ट्रेंथ सबसे मेजर है, यस और नो। फिर उसके बाद दूसरे फैक्टर्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में समझ पाते हैं। इसके बाद ट्रिगर्स ऑफ चेंज, लाइफ साइकिल्स। देखिए मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे पहले रैपिड ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी आती है, फिर उसका एक सैचुरेशन आता है, फिर वो डिक्लाइन भी करना शुरू करता है। तो चेंजेस इन ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और वो थ्रू आउट लाइफ टाइम नेवर एंडिंग वो चलता रहा, ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी एक बेसिकली लाइफ साइकिल जो हमें समझनी पड़ती है। अब उसके कुछ ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं। अगर मैं सबसे पहले देखिए ड्राइविंग फोर्सेज, मैंने आपको बताया रीजन। अब जैसे द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज and threats, increasing globalization, changes in long-term industry growth rate, product innovation, market innovation, entry and exit of major firms, diffusion of technological know-how, changes in cost and efficiency। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ये लाइफ साइकिल डिपेंड करती हैं, जिनको आप ड्राइविंग फोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं बड़े ध्यान से समझिएगा, क्रिएट करती हैं इंसेंटिव्स फॉर चेंज। अगर आप इन ड्राइविंग फोर्सेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाओगे तो उतनी आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी होगी। तो इसलिए बोला ये क्रिएट करती है इंसेंटिव्स। आपको ग्रोथ उतना ही देखने को मिलेगा जितना आप इनको समझेंगे और उस हिसाब से चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। एंड प्रेशर फॉर चेंजेस, देखिए मैं आपको बड़ी प्रेशर फॉर चेंजेस का मतलब क्या है समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग फोर्सेस के हिसाब से बिजनेस में चेंजेस नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने आपको पीछे भी नोकिया का एग्जांपल दिया था। नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लाया, मार्केट से साफ हो गया, चाहे वो मार्केट लीडर था, यस और नो। आज एप्पल जो है अपने हर नए प्रोडक्ट में, एप्पल आईफोन 10 आया, अब 11 आ रहा है, 12 भी आएगा। क्यों चेंजेस ला रहा है? वक्त के साथ हर साल चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस। ठीक है, एंड ये इन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हर साल अगर हम नहीं लाएंगे नया तो समवॉट हम मार्केट में आउटडेटेड कहलाना शुरू कर देंगे। इसके बाद टाइप्स, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं। स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, जनरल अफेक्टिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली। तो अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सपोज आप इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हैं और IRDA ने कोई नया रूल निकाल दिया, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है। लाइक अभी IRDA ने निकाल दिया कि गाड़ियों या स्कूटर्स का कम से कम 3 साल का इंश्योरेंस होगा ही होगा। तो एक स्पेसिफिक है, आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि अब आपको जो रेवेन्यू मिलेगा सीधे 3 साल का मिलेगा, जो पहले सिर्फ 1 साल का मिलता था। जनरल हो सकता है, ओवरऑल काफ़ी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करे। लाइक अभी गवर्नमेंट ने निकाला कि हम प्लास्टिक पूरा बैन कर देंगे। अब प्लास्टिक बैन करेंगे तो ये सब कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर एनालाइजिंग करना कि आइडेंटिफाइंग व्हाट द फोर्सेस आर एंड असेसिंग देयर इम्पैक्ट, उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, ट्रिगर्स ऑफ चेंज। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं फोर्थ, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉकेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनीज, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिसेंबल फॉर्म्स है, रिसेंबल मतलब मिलती जुलती हैं हमसे, जो हमारे जैसा ही कोई बिजनेस कर रही हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मतलब अ ग्रुप ऑफ रिसेंबलिंग कंपनीज। टेक्निक टू रिवील कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड पार्टिसिपेंट्स। अब आप कैसे रिसेंबल करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप देखते हैं हैविंग कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ, क्या वो आपकी सेम प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा है, सेलिंग एट सेम प्राइस और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, हैविंग सम सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हो सकता है उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, अट्रैक्टिंग बायर्स एट सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, डिपेंडिंग ऑन सम टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, ऑफरिंग बायर्स सेम सर्विसेज। तो बेसिकली जो आपके स्ट्रैटेजिक ग्रुप में आएंगी, मतलब ऐसी फर्म्स जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। समझ में आई बात? फिर ये जो आपकी रिसेंबल फर्म्स हैं, इनको आप कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, लाइक प्राइस, क्वालिटी, कि भैया वो हाई प्राइस में डील कर रहे हैं, मीडियम में, लो में, जोग्राफिकल कवरेज क्या है उनका, लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, नॉन, पार्शियल, फुल। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि सपोज एक ट्रेडर है,
अब वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाता है और बेचता है, तो उसका कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर भी करता है और खुद भी बेचता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसे बोल सकते हैं पार्शियल वर्टिकल इंटीग्रेशन, लेकिन वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करता है, ठीक है, खुद बेचता भी है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी खुद प्रोवाइड करता है, A to Z एक्टिविटीज इन हाउस होती है, कुछ भी आउटसोर्स नहीं कर रखा, तो आप बोलेंगे फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन है। प्रोडक्टिव लाइन ब्रेथ क्या है, वाइड है, नैरो है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे हैं, वन, सम, हर तरह के, किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहा है, फुल सर्विसेज, लिमिटेड, कोई सर्विस नहीं दे रहा, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ आता है लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। इसके हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमें डिफेंड करना है या अटैक करना है। मतलब जो भी कॉम्पिटिटर अपनी न्यू पॉलिसी लेके आया है, नए स्ट्रेंथ रिसोर्सेज के साथ आया है, जो भी उसका नेक्स्ट प्लान है, उसके हिसाब से हम अपने आप को डिफेंसिव रखेंगे या अपने आप की अटैकिव, मतलब जो हमने पहले बात करी थी, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, तो हमें प्रोएक्टिव रहना है या रिएक्टिव रहना है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस डिटरमाइंस वेदर टू डिफेंड और टू अटैक। ये बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर्स लेटेस्ट मूव्स, रिसोर्सेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नेक्स्ट प्लान और इम्पैक्ट ऑन फर्म्स ओन मूव, क्या होगा कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है हमारे, जो वो नई स्ट्रैटेजी लेने जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के अंदर कवर अप करते हैं। इसके बाद की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो देखिए इसके अंदर की सक्सेस फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, ढूंढने होते हैं। व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल, कौन से ऐसे हमें प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स देने हैं जो क्रूशियल हैं, जो हमारी सक्सेस डिसाइड करेंगे, कौन से ऐसे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की हमें ज़रूरत है, एंड हाउ टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, किस तरीके से हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एडवांटेज एज जो है वो लेना है। अब इसके लिए बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें की सक्सेस फैक्टर के लिए चाहिए। अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर पा रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो आप की सक्सेस फैक्टर पे काम कर रहे हैं। बेसिकली इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, बिजनेस आउटकम्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये सब पे काम करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो मेन फोकस होता है, इन 3 क्वेश्चंस का हमारा आंसर ढूंढना होता है। 7th आता है प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके लिए आप इंडस्ट्री आउटलुक देखते हैं नियर टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। देखिए इंडस्ट्री में आप जिसमें एंटर करने जा रहे हैं उसकी अट्रैक्टिवनेस या अनअट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है सबसे पहले उसकी ग्रोथ पोटेंशियल पे, कितना उसमें कंपटीशन है, ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, पोटेंशियल कितनी है उस मार्केट के अंदर, एबिलिटी आपकी कितनी है टू डिफेंड एंड काउंटर अटैक, डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी है, एबिलिटी टू सक्सीड कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिवनेस को डिसाइड करते हैं। रिलेटिवली अगर वो अट्रैक्टिव है तो ओवरऑल प्रॉफिट एस्पेक्ट्स या इंडस्ट्री एनवायरनमेंट या स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड अबव एवरेज होगी, अट्रैक्टिव टू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होगी, टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टू एक्सपेंड सेल्स एफर्ट्स एंड टू इन्वेस्ट इन एडिशनल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ये बेसिकली क्या है कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्टस अबव एवरेज है, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट कैसा है कि वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स को मोटिवेट कर रहा है कि वो इंडस्ट्री में आए। भाई कॉम्पिटिटर्स कब आएंगे? जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी, यस और नो। जहाँ प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे तभी तो नए नए लोग एंटर करना चाहेंगे, यस और नो। तो तभी उसको रिलेटिवली अट्रैक्टिव बोला गया कि वहाँ प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, अबव एवरेज हैं, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है ऐसा है कि नए नए कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड कैसी है, लॉन्ग टर्म पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्स एफर्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे आपको, एडिशनल फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। और सेम वे उसी का वाइस वर्सा अनअट्रैक्टिव के लिए। तो बेसिकली जब आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की एंड इंडस्ट्री एनालिसिस की, तो 7 चीज़ें उसमें देखनी होती है। सबसे पहले आप इकोनॉमिक फीचर्स देखते हैं, फिर नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन देखते हैं, फिर ट्रिगर्स ऑफ चेंज, पीएलसी कैसा है, ड्राइविंग फोर्सेस कैसी हैं, फिर आप स्ट्रॉन्ग और वीक कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मूव्स ऑफ राइवल, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को देखते हैं, की सक्सेस फैक्टर्स देखते हैं, प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। इन 7 चीज़ों के बेसिस पे आप इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपकी बुक में लगभग 6 से 7 पेजेस में इस टॉपिक को कवर अप किया गया है। हमने कोशिश करी इसे सिंप्लीफाई करें। चलिए बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी की। कोर कॉम्पिटेंसी का बड़ा सिंपल मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज में खास है जो आपको आपकी राइवल फर्म से अलग करता है और आपको एक सेपरेट मार्केट एडवांटेज देता है। तो देखिए, कॉम्पिटेंसी का जनरल मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। कोर कॉम्पिटेंसी की अगर हम इन जनरल बात करें तो इसका मतलब होता है द कैपेबिलिटीज टू गेन एडवांटेज ओवर राइवल्स, कि राइवल्स पे किस तरीके से हम एक एज ले सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ एक यूनिक कैपेबिलिटीज आपके पास होंगी और वही आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। लेकिन सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमेल ने इसे बड़े डिफरेंट तरीके से इसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा इट्स अ कलेक्टिव लर्निंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स। जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, दे हैव द डिफरेंट स्किल्स, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाए। देखिए, जब मल्टीपल फील्ड्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स हैविंग द सेपरेट टैलेंट एंड कहीं ना कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करवाया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले मार्केटिंग है, मार्केटिंग को सपोर्ट चाहिए किससे? प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को सपोर्ट चाहिए परचेज से। अच्छा, इन सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट चाहिए एचआर डिपार्टमेंट से, एडमिन डिपार्टमेंट से। तो जितने भी ये वेरियस डिपार्टमेंट्स है, कैसे उनके बीच में एक इंटीग्रिटी बनाई जाए, वो सारा का सारा बेसिकली। देखिए, कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट अबाउट कि आपके अंदर कोई सिंगल कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप मार्केट पे राज कर रहे हैं। नो, आपकी हर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा कि जो अल्टीमेटली आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को पूरा का पूरा डिजाइन करता है। इट रिप्रेजेंट स्किल्स टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ओपन अप पोटेंशियल मार्केट। इट इज अ असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड इंटेलेक्चुअल। देखिए, अगर आपके पास कुछ खास है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब भी हम वर्ड कहते हैं जापानीज कंपनी, तो हमारे दिमाग में कहा जाता है कि भैया क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं जापानीज कंपनी के लेके हमारे दिमाग में ये चीज रहती है। तो एक वो उनका एक असेट बन चुका है। कोई भी जापानीज कंपनी इंडिया में लॉन्च होगी, एक माइंड मेकअप है कि हाँ, क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। कल्चरल कैपेबिलिटीज, दैट इज देयर एबिलिटी टू मैनेज चेंज, कैसे वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडॉप्ट करते हैं। देयर एबिलिटी टू लर्न, कैसे वो फटाफट नई रिक्वायरमेंट्स जो इंडस्ट्री को उनको अडॉप्ट करते हैं, और टीम वर्किंग किस तरीके से करते हैं। देखिए, मेन चीज अब आ रही है जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो एक होता है ना, इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको कोर कॉम्पिटेंसी की, तो वो था। मेन चीज यहां पर है, अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमेल, आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी या कंडीशंस फॉर कोर कॉम्पिटेंसी 3 है। सबसे पहला, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर जो है वो कॉपी ना कर पाए। कॉम्पिटेंस मस्ट बी यूनिक एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू कॉपी, जिसको आप इमिटेट भी बोलते हैं। और अगर कुछ ऐसा आपके पास होगा तो यही आपको एज प्रोवाइड करेगा ओवर द कॉम्पिटिटर्स। और इसके लिए आपको क्या करना है? बाय डूइंग कंटिन्यूअस इनोवेशन इन सच कॉम्पिटेंसी, कंपनी कैन मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और जो भी उनके पास एक कोर कॉम्पिटेंसी है, जैसे हम बात करें, हम सबसे लोअर प्राइस्ड में बेस्ट ई बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज एंड मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम। दिस इज आवर कोर कॉम्पिटेंसी कि लोअर प्राइस एंड द बेस्ट क्वालिटी बोथ वी आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। सो अब अगर हम इसमें कंटिन्यूस इनोवेशन करते रहते हैं, अगर आप हमारे साथ 1 साल से ज़्यादा से जुड़े, तो आप देखेंगे कि 1 साल पहले जो थे हम और जो आज हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम एड ऑन प्रोवाइड करते जा रहे हैं एंड इन द सेम प्राइसेस। So this is what continuous innovation which is necessary to maintain the competitive position. In short, all firms have same skills and resources. But if our firm can perform significantly better, company has obtained a core competency. सबके पास वही resources हैं, वही skills हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी कुछ better कर पा रही है तो वही आपकी core competency बन जाती है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कस्टमर वैल्यू। ये क्या है? अगर आपका कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है और उसके पीछे उसके पास कोई रीजन है कि वो क्यों खरीद रहा है, दैट इज द कस्टमर वैल्यू। While purchasing firm's product or service, customers should have the reason to purchase it.
भाई आपने पैकेज लिया हमारा, एसएम के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, कॉस्टिंग देखिए, अकाउंट्स देखिए, क्यों लिया सर? समझ में आता, फाउंडेशन आपसे पढ़े थे और काफ़ी किफ़ायती भी था, टेस्ट वेस्ट अच्छा लेते, यू हैव द रीज़न टू परचेज। बट अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही ले रहा है, भाई सपोज आप गए एसी लेने, आपने एलजी का ले लिया या वोल्टास का ले लिया। भाई एलजी का क्यों लिया? सस्ता मिल रहा था, 500 रुपये सस्ता था, दुकानदार पे एलजी का था इसलिए ले लिया। तो ये कोई रीज़न नहीं है, देयर शुड बी अ रीज़न। भैया बंदा एसी लेता है, ओ जनरल का लेता है, क्यों लेता है? भैया 50 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो पता है ट्रिप नहीं करेगा, प्रॉपर कूलिंग देगा। तो वही कहना चाह रहा है वो कि कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब इट शुड क्रिएट कस्टमर वैल्यू, मीन्स व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट there should be a reason with the customer that why he is purchasing your product. If the customer makes purchases without any impact, it does not represent your core competency. बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। core competency is required in whole of the organizational activities rather than in a particular set of activities. मैंने ये जो आपको बात यहाँ पर भी बताई थी, इट्स इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यही है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, कि ये आपको एक, देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं समझाऊँ बहुत अच्छा, मेरे नोट्स बेकार हो या हमारा टेस्ट सिस्टम बेकार हो या सपोर्ट सिस्टम बेकार हो, तो फिर हम कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं कर सकते। कोर कॉम्पिटेंसी के लिए आपकी हर सेट ऑफ एक्टिविटी परफेक्ट होनी चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू ओपन अप द पोटेंशियल मार्केट्स, तभी आप न्यू मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ये 2 पैराग्राफ एज इट इज आपके बुक से लिए हैं, एग्जाम्पल है HUL का और वॉलमार्ट का, इसको एक बार रीड जरूर करिएगा। कोर कॉम्पिटेंसी आर ऑफन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस में दिखती है? कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ फर्म इज वट एवर इट डज बेस्ट। ये 2 लाइनें एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस पर एग्जाम्पल है, एक पे HUL का, एक पे वॉलमार्ट का, इसको रीड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन नटशेल है क्या कोर कॉम्पिटेंसी? शुड बी डिफिकल्ट टू इंटीमेट फॉर कॉम्पिटिटर। कुछ ऐसा करो जो कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर पाए। शुड डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फॉर द एंड कस्टमर। कुछ ऐसा बेनिफिट दो कस्टमर को कि मजा आ जाए कस्टमर को। एंड शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स। और कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप मल्टीपल मार्केट्स में एंटर कर पाए। समझ में आई बात? बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो रिस्क आपका कम हो जाता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाती है। कैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है? आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कस्टमर खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी उस समय। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज आपकी होगी। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्मॉल रिटेल शॉप्स, पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस। आप कभी भी लेने जाओ, बेटा, आंटी, अंकल, बहन, भाई, ऐसे करके बात करते हैं। पर्सनलाइज फॉर्म होता है। ला टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, जनरली ये सुबह 7 बजे किराने की दुकान आपके यहाँ खुल जाती होगी, रात के 10 बजे तक चलती होगी। इजी क्रेडिट एबिलिटी, ये लोग क्या करते हैं, कॉपी बना देते हैं, महीने का उधार चलता है, एक बार में पेमेंट कर लो। फ्री होम डिलीवरी, फोन कर देते हो, अरे भैया ये पहुंचा देना, पहुंचा देते। फ्रेंडली रिलेशन होते हैं सेलर के साथ। प्रॉक्सिमेट नियर आउटलेट, आपके घर के बहुत पास होता है। तो ये इनकी कोर कॉम्पिटेंसी की तरह काम करता है। बिग रिटेल स्टोर्स जो है उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? मर्चेंडाइजिंग, प्रमोटिंग सेल्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, इन्फॉर्मेशन टू बायर, लो कॉस्ट प्रोक्योरमेंट, सस्ता खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। इन हाउस एक्टिविटी होती है, मतलब बेसिकली अपने ही एम्प्लॉइज होते हैं जिनके थ्रू सारा का सारा मैनेजमेंट करते हैं। कंप्यूटराइज स्टॉक ऑर्डरिंग, बिल्डिंग ओन ब्रांड लेवल्स जिसमें कमाते हैं, जैसे अमेजोन है या ग्रोफर्स हैं अगर आप देखें तो, या बिग बाजार है। तो पहले तो ये दूसरों का प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने ही ब्रांड नेम से प्रोडक्ट कस्टमर को चिपकाना शुरू करते हैं। जैसे अमेजोन के एसी आए हैं, ठीक है, बिग बाजार के भी अपने प्रोडक्ट्स आते हैं। कमाते ही वो है असली उसमें, पहले तो दूसरों का बेचा प्रोडक्ट, उससे एक इमेज बन गई कि हाँ भैया बहुत अच्छा है। फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जहाँ ये कमाते हैं। सुपरमार्केट, लोकेशनल एडवांटेज होता है इन पे, एकदम प्राइम लोकेशन पे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस होता है कस्टमर के दिमाग में, और कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। समझ में आई बात? शो तो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी या टूल्स टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी या 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे हम कोर कॉम्पिटेंसी जो है अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छी मेहनत हमारी R&D टीम ने करी है। हमारे राजेश दुआ सर जी ने इसके अंदर बहुत अच्छी मेहनत करी है। जो ये चार्ट आपके सामने है ये देखते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है किस तरह की कोर कॉम्पिटेंसी आप डेवलप करना चाहते हैं। वैल्यूएबल, रेयर,
कॉस्टली टू इंटीमेट या नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। ये है क्या, एक एक करके समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। वैल्यूएबल कैपेबिलिटी के अंदर क्या होता है, अलाउ टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और एवर्ट मतलब टालना, अवॉइड करना, थ्रेट्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आप वैल्यूएबल कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करते हैं तो बेसिकली आप अपॉर्चुनिटीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह टेक ओवर करते हैं और थ्रेट्स को टालते हैं। परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जो आजकल बेसिकली इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो आपको गाइड करती हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो वो क्लाइंट के असेट्स मैनेज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के फंड्स मैनेज कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कहाँ पैसा लगाओ कहाँ ना लगाओ। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एडवाइसेस गलत होंगी तो उनका बिजनेस भी इफेक्ट होगा। तो फर्म्स ओन कैपेबिलिटी टू स्टडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर। लाइक एग्जाम्पल आपको दिया फाइनेंशियल सर्विसेज बाय फाइनेंशियल कंपनीज। इसके बाद है रेयर कैपेबिलिटीज, जो कि बहुत ही कम फ्यू कॉम्पिटिटर्स जो हैं आप उसे कैरी कर पाते हैं। जिसका परफेक्ट एग्जांपल आपको पहले भी मिला था, लेमन ट्री, जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनका, सोशल फैक्टर, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और जिसकी वजह से इनका एक बहुत अच्छा नाम जो है वो बन गया है। ठीक है, ये ओ है, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो रियली रेयर प्रोसेस्ड बाय फ्यू कॉम्पिटिटर, हाउ टू गेन फर्म्स ओन डिफरेंट वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज। उसे खुद डिफरेंटली कुछ ना कुछ अपनी कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी, कैसे मैनेजमेंट देखना है। जैसे लेमन ट्री ने एक सेपरेट अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया। सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक आपको अलग ही इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब कुछ ऐसा डेवलप करो कि कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, कॉपी करे तो बहुत महंगा पड़े उसको। जैसे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स है, एक तो इतना फास्ट डेवलपमेंट है, इतने इनोवेटिव हैं, और आप देखिए लैपटॉप्स बनाने की इतनी कीमतें हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट दे आर यूजिंग इज द इंटेल मैक्सिमम कंपनीज। तो इट्स डिफिकल्ट टू डेवलप बाय राइवल्स। फर्म्स ओन कैपेबिलिटी टू रिमेन अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आपको देखो इंटेल चाहे मार्केट लीडर है, आप देखो, लेकिन कितना फास्ट मूवमेंट। i7 का फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 7th जनरेशन, 9th जनरेशन, कितने फास्ट वो फटाफट 4-4, 6-6 महीने पे चीज़ों को लाते रहते हैं ताकि कोई सोच भी ना सके। एंड दे ऑलवेज एंजॉय द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटी, मतलब इसमें आप कुछ यूनिक करते हो जो बंदा देख तो रहा है, ऑब्जर्व तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मुश्किल है ऐसी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाना, बिकॉज ऑफ योर यूनिक कल्चर, बिकॉज ऑफ योर कॉपीराइट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है। कॉपी टू इमिटेट के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं प्लस इनोवेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ आपका कुछ यूनिक कल्चर, आपके पास कॉपीराइट्स हैं, जिसकी वजह से कोई उस चीज को टेक ओवर नहीं कर सकता। नो स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाता। कैसे? आपकी यूनिक कल्चर, कॉपीराइट्स वगैरह की वजह से। इट्स अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे टाटा लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, यूनिक कल्चर है, एज वेल एज वो जो बेस्ट टैलेंट होता है इंडस्ट्री का उसको हायर करते हैं। सेम वे एप्पल का iOS है जो कि कॉपीराइट्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करें, तो 4 तरह की हैं, 1, 2, 3। उसके मीनिंग, कैसे गेन करना है, क्या बेनिफिट और क्या एग्जाम्पल, चारों चीज़ें आपको बता दी। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना है तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है कि ये एनालाइज करना कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करता है, एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इट लीड टू कोर कॉम्पिटेंसी ऑल्सो। जब आपने कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा था तो उसके अंदर सेकंड पॉइंट था कि जहां हमने देखा था कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो इज देयर एनी रीजन फॉर परचेज, इफ यस तो इट इज ऑल्सो योर कोर कॉम्पिटेंसी। याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो सेम चीज यहाँ पे लगभग है, लेकिन इसको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन अकाउंटिंग एनालिसिस टू डिस्क्राइब वैल्यू एडिट टू डिटरमाइन वेदर कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। मतलब क्या हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्ट इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है।
वेयर वैल्यू क्रिएशन कैन बी प्रोवाइडेड, इन द सेंस कि कहाँ हम और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में एड ऑन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनली ऐसे इंट्रोड्यूस, वाइडली यूज्ड एज ए मीन टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज टू एक्सेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ओरिजिनली अकाउंटिंग यूज था, वाइडली इसे हमने यूज करना शुरू कर दिया एज ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और वैल्यू फॉर मनी की सेंस में। यही है माइकल पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस, दैट इज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ में आई बात? श्योर। अब ये एक डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, ठीक है, जिसको ये सपोर्ट एक्टिविटीज मिलनी चाहिए, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोक्योरमेंट, एंड दैट लीड्स टू द अल्टीमेट मार्जिन्स। इसको ही हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे, ध्यान से देखिए। According to Porter, to understand strategic capability of an organization, there must be activity identification into primary activities as well as support activities. अब उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज 5 जो कि यहाँ उन्होंने अपने डायग्राम में बताई क्या है, ध्यान से देखिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब सीधी सी, इनबाउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में आना। लॉजिस्टिक्स मतलब रॉ मटेरियल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट्स आना, उनको स्टोर करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक। रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल से रिलेटेड है प्रॉपर रिसीव हो, टाइमली हो, कभी भी स्टॉक से आउट ना हो, जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए उतना रॉ मटेरियल है, ये सबसे पहली चीज़। सेकेंड, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू फाइनल आउटपुट, कि जो आपका प्रोडक्शन है, मशीनिंग हो गई, उसमें पैकिंग हो गई, असेंबली हो गई या टेस्टिंग हो गई, दैट शुड बी परफेक्ट। मतलब उसमें किसी, देखो एक एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी है। पहला कि रॉ मटेरियल आपका सही तरीके से आ रहा है, जो चाहिए जितना है, स्टोर सही से हो रहा है, सही तरीके से हैंडलिंग हो रही है, प्रोडक्शन आपकी सही हो रही है। तीसरा, आउटबाउंड, कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है जिसको आपने प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया ऑपरेशंस में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब कि वो मार्केट तक टाइमली पहुंच जाए, उसके लिए वेयर हाउसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होनी चाहिए, यस और नो, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ऑन डिमांड वो अवेलेबल नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए वेस्ट है। तो कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर, इट इंक्लूड वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस। ये क्या है? लाइक स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह होते हैं अगर, तो वहाँ कस्टमर को आना पड़ता है इवेंट की साइट तक। इवेंट थोड़ी ना कस्टमर के घर पे जाके होगा, तो वहाँ पे आपने किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, आपने जो लोकेशन सिलेक्ट करी इवेंट के लिए वो सही है नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट प्रोडक्ट एंड एबल टू परचेज, इट इंक्लूड सेल्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड लास्ट, सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स करके काम नहीं चलता, आपको यू नीड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, एनहेंसिंग, मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। तो आप किसी भी धंधे में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, यही 5 एक्टिविटीज़ है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, यस और नो। और यही आप अपनी बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते हुए आए हैं। बस देखिए नाम ही बदल रहे हैं चीज़ों के लिए, देखिए कॉन्सेप्ट्स वही हैं, और हमारा जो काम था कि उस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, भगवान की दया से हम थोड़ा बहुत कर भी पाए। इसके बाद हर प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट एक्टिविटीज चाहिए होती है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एचआर और इंफ्रा। आप देखो कहाँ नहीं चाहिए, आप खुद सोचो जरा। ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए, कोई भी आप एक्टिविटी उठा लो, पांचों, उन पांचों को अल्टीमेटली चारों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायरिंग रिसोर्स इनपुट फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसे अगर इनबाउंड है तो रॉ मटेरियल, ऑपरेशन है तो मशीन, आउटबाउंड है तो कहाँ से ये वेयर हाउस वगैरह आएंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मटेरियल, ठीक है, सर्विस है तो सर्विस के लिए जो मटेरियल चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो R&D डिपार्टमेंट, प्रोसेस से रिलेटेड है तो कैसे उसे और डेवलप किया जाए, रॉ मटेरियल कैसे इंप्रूव किए जाए। HR, रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग फॉर ईच एंड एवरी प्राइमरी एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो चाहिए, ये सुनो। देखिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मत समझिएगा बिल्डिंग वगैरह और रोड्स वगैरह। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग आपको चाहिए, फाइनेंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्केट के बारे में, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिक एमिनिटीज दैट यू नीड टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस
फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसीज। देखो आप सिंपल सी चीज समझो, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कुछ स्पेशल जो आपके पास है। और वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है कि जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट्स वर्थ इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर और नॉट। तो सिंपल सी चीज, यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी टॉपिक का मतलब क्या हुआ। आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है कस्टमर को, जिससे कस्टमर खुश है, और वो ही एक तरह से आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं और सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर भी चलते हैं, सुपरमार्केट्स भी चलती है। ग्रोसरी स्टोर क्यों चलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंस देते हैं, सर्विस देते हैं। भैया छोट अपनी किराने की दुकान है, फ़ोन कर दिया, सामान आ जाएगा, उधार मिल जाएगा, ठीक है, कुछ सामान नहीं है तो फटाफट मंगवा दिया जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस, ये ग्रोसरी स्टोर की खास बात होती है ओवर एंड अबव द सुपरमार्केट। यस और नो? तो यही वैल्यू फॉर मनी उनको प्रोवाइड करा और यही उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। सेम वे एस्टेब्लिशिंग डीलर नेटवर्क एंड ओवरसीज प्रोडक्शन प्लांट ड्यूरिंग 1950s एंड 60s के फोर्ड एंड जीएम ने किया। बाय यूजिंग दिस कोर कॉम्पिटेंसी बोथ ऑटोमोबाइल्स कंपनी डोमिनेटेड द ग्लोबल मार्केट। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के मामले में जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा अपना इमेज बना दिया कि आप जापानीज प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा महंगा भी होता है, नहीं सोचते क्यों, क्योंकि आपको पता है वो डिफेक्ट फ्री आइटम होगी, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क एंड क्वालिटी, जैसे फोर्ड हो गई या जापानीज कंपनी हो गई, काफ़ी यूरोपियन यूनियन कंपनीज ने भी ऐसा किया कि अपना नेटवर्क ऐसा एस्टेब्लिश किया। आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल वारंटी होती है, आप कहीं पे भी ले जाओ आपको उसकी वारंटी मिलेगी। ये भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको कोर कॉम्पिटेंसी देता है। खासकर इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो वॉच के केसेस में देखने को मिलता है। आप राडो की लेते हैं या कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की लेते हैं तो, ठीक है। Apart from above these specific competency, we may summarize in general following 4 criteria to have core competency to get competitive advantage. आप न्यू अपॉर्चुनिटी में कितनी जल्दी फिट करते हैं अपने आप को, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड डिपार्टमेंट्स, एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द कॉम्पिटेंस इन मोर देन वन मार्केट, एबिलिटी टू सस्टेन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये 4 चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है मैनेजिंग लिंकेजेस। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर सिर्फ आप कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करते हैं तो देखिए एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटर उस चीज़ को कॉपी कर लेगा। लेकिन मैनेजिंग लिंकेजेस क्या कहता है कि अगर कॉम्पिटेंस आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस, वैल्यू चेन एज वेल एज सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, दोनों में देखने को मिलता है आपका कोर कॉम्पिटेंस। वैल्यू चेन में भी मतलब वैल्यू फॉर मनी में भी, और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मतलब आपका कस्टमर भी खुश है एज वेल एज आपके सप्लायर्स भी खुश हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खुश है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एज प्रोवाइड करता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है, आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जो कि इतनी आसानी से मैच नहीं कर पाएगा अगर आप सिर्फ फोकस करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो कि मेरा, जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, सपोज हम कहते हैं हम बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो ठीक है एक लेवल पे कोई ना कोई होगा, पता लगता है किसी दिन हमारा स्टूडेंट ही कोई हमसे अच्छे नोट्स बना देगा, होगा। लेकिन अगर हम नोट्स अच्छे बनाए एज वेल एज अपने प्रोडक्ट को जो भी हम बना रहे हैं इसको मार्केटिंग अच्छे से करें, मार्केटिंग अच्छे से करें इन द सेंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डे 1 से पता हो, 12th में आए, 11th में आते के साथ ही उन्हें पता लग जाए भाई सीए करनी है तो हाँ ई स्कॉलर से करनी है, चंदन सर के पैकेजेस लेने हैं, एज वेल एज जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमसे खुश रहें। कोई उन्हें कॉम्पिटिटर अगर अप्रोच भी करे अच्छे लालच दे के तब भी वो ना जाए, तो फिर हमारी मार्केट पोजीशन बनी रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ हम सोचें कि सिर्फ नोट्स अच्छे बना के काम चल जाएगा और दूसरी एक्टिविटीज़ को हम ध्यान ना दें, तो वो गलत चीज़ है। उससे हम एक टाइम तक तो सर्वाइव कर पाएंगे लेकिन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सुनो, चलिए आगे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेज इन वैल्यू चेन। अगर वैल्यू चेन में एक मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेज हो, मतलब कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी है चाहे सपोर्टिव एक्टिविटी है, कोई भी है, हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं 5, उसके सपोर्ट एक्टिविटीज़ चाहिए, तो अगर उसके अंदर एक प्रॉपर लिंकेज हो
तो वो भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। कैसे? जैसे लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी। क्या? अगर आप हायर स्टॉक रखते हो अपने पास, स्टॉक में हर समय फिनिश गुड अच्छा खासा रखते हो, तो एक तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम खत्म, 2-4 दिन का डिले भी चलेगा, आप फटाफट कस्टमर को ऑन रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट दे पाओगे। हाँ, ये बात जरूर है कि सबकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। जैसे आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अपने वेयर हाउसेस के अंदर क्या करते हैं, जो भी उनकी बेस्ट सेलिंग चीज़ें होती हैं #1 #2 में, उनका एक बहुत अच्छा स्टॉक अपने पास हमेशा रखते हैं, सो दैट जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए वो उसको इमीडिएट डिलीवरी दे सके। लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लाइक कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोकस क्या होता है कि किस तरीके से हम कॉस्ट पर यूनिट कम लाए, जबकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि कस्टमर के हिसाब से फुल फ्लेक्सिबिलिटी हो। कस्टमर कहता है रेड कलर का प्रोडक्ट चाहिए, रेड कलर का मिल जाए। भाई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कार। अब कार्स में मल्टीपल कलर्स आते हैं, बट कई बार ऐसी कार्स आती हैं जिसमें 2 या 3 स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि भैया प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा हो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोडक्ट में देने लग गए तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हाउ वी कैन मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट वी कैन गेन। यस और नो? तो इसमें ऐसा किया जा सकता है कि ठीक है, आप अगर ऐसी कॉस्टिंग निकाल पाओ कि ठीक है, आप कस्टमर के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, आप उससे इतना एक्स्ट्रा चार्ज करिए, वी विल प्रोवाइड यू। अगर प्रोडक्शन मार्केटिंग आपस में ऐसा कोऑर्डिनेट कर पाए कि ठीक है, प्रोडक्शन कहता है जैसा आप कहोगे वैसा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कस्टमर से इतना एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, तो अगर दोनों एडमिट करते हैं, एग्री करते हैं, तो इट कैन लीड टू अ गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, जैसे अब ओला है या आपका उबर है, आप ऐप से ही बुक करते हैं और आपको कोई भी दिक्कत है वहीं पे सपोर्ट का सिस्टम आ रहा होता है। यस सुनो? तो इट्स ऑल्सो योर कोर कॉम्पिटेंसी, प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। आपको कोई सेपरेट कुछ नहीं करना, साइड में आपने सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया, चैट बॉक्स दे दिया, और उसमें भी ऑटोमेटिक चैट बॉक्स आ गए आजकल। लिंकेज बिटवीन डिफरेंट सपोर्ट एक्टिविटीज, ये क्या है? देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर इन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा, कि अगर आपकी जो वर्क फोर्स है वो हैबिचुअल हो टुवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप हर चीज़, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, व्हाटसोएवर, आप फटाफट न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएंगे, एंड दैट विल लीड टू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस और नो? श्योर। चलिए, इसके बाद वेज टू गेन कोर कॉम्पिटेंस बाय कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज विद द एक्टिविटीज ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। कैसे हम कोर कॉम्पिटेंसी ले सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को सप्लायर और कस्टमर की एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट करवा के? सबसे पहले होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसमें इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय गेटिंग मोर ओनरशिप इन वैल्यू सिस्टम। इसमें आप कोशिश करते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की फर्म भी अगर आपकी खुद की हो जाए तो ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड यू द बेटर गाइडेंस। देखो, एक सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ और वही चीज़ मेरी इन हाउस हो जाए, हमेशा इन हाउस बेटर होता है एज कम्पेयर टू आप उस चीज़ को आउटसोर्स करें। ये आप बिजनेस में मान के चलिए। तो अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन किसी तरीके से कर पाते हैं, उन चीज़ों को जिनको आप आउटसोर्स कर रहे हैं वो विद इन हाउस होती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? दैट विल ऑल्सो लीड टू कोर कॉम्पिटेंस। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज लाइक फ्रिक्वेंट क्वालिटी चेकिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर एनहेंस क्वालिटी एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखो, होता क्या है जनरली हिंदुस्तान में, तो खासकर आपने मटेरियल लिया रॉ मटेरियल सप्लायर से, 2-4 बार चेक करोगे, तीसरी फिर आप क्या करोगे कि ठीक है यार सही आ रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर 15 दिन में क्वालिटी चेक जरूर हो, कुछ कंप्लेन है तो बताया जाए। और हम लोग क्या करते हैं, एक बार किसी से परचेज करना शुरू करते हैं बिजनेस में, तो आंख बंद करके उससे सालों साल डील करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से एटलीस्ट हर 2.5-3 महीने में मार्केट से एक बार रेट चेक कर लिए कि भैया कहीं हमारा सप्लायर ये तो नहीं है कि मार्केट में रेट कम हो गए और हमें उसी रेट पे दे रहा हूँ, या हो सकता है वो हमसे जानबूझ के ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। और आजकल एक टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट आ गया, TQM जिसको आप बोल सकते हैं, एंड नहीं है इसमें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आप सीधे सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि भैया सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, टोटली
अपने सप्लायर्स को भी सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है, यस और नो। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू क्लोज वर्किंग रिलेशन विद द स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट कौन? आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर पे, रिटेलर से जाता है कस्टमर पे। तो कस्टमर का फीडबैक रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है। अब उसमें सपोज कुछ प्रोडक्ट डिजाइन चेंज करना है, कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, तो आपने क्या करना? कुछ नहीं किया, मीटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को बुला लिया कि बताओ भैया कैसा होना चाहिए। तो यू विल गेट द टोटली स्पेशलिस्ट एडवाइस बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर। सो इन्वॉल्विंग सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू फिक्स डिजाइन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसी के साथ आपका वैल्यू चेन एनालिसिस ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, जो भी कंपनी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या? इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज कि किस तरीके से कुछ अलग से हम अपने रिसोर्सेज, कुछ कैपेबिलिटीज या कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएशन करें जो हमारी बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करे और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाए। यही मतलब होता है उसका, यस और नो। अब आपको कैसे पता लगता है कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? तो बड़ी सिंपल सी 3 चीजें होती हैं। व्हेन कंपनीज स्ट्रैटेजीज रिजल्ट इन सुपीरियर परफॉर्मेंस, भाई जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो उससे कंपैरेटिवली अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस आ रही है आपके एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, तो ठीक है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। व्हेन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इन इंडस्ट्री, सब कमा रहे हैं 18% की एवरेज से, आप कमा रहे हो 30% की एवरेज से, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप में खास है। व्हेन कंपनी स्ट्रैटेजी इज अनेबल टू डुप्लीकेट एंड कॉस्टली टू इमिटेट फॉर अदर फर्म्स, और जब आपकी जो स्ट्रैटेजी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में जो आपके राइवल फर्म्स है अगर उसे कॉपी नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज को कॉपी करना उनके लिए बहुत कॉस्टली है, देन इन केस में कुछ ना कुछ तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यस और नो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये 3 क्वेश्चन है, आप बड़े सिंपल वे में चेक कर सकते हो। अगर तीनों का आंसर आपके पास पॉजिटिव में है, ठीक है, तीनों का आप आंसर दे पा रहे हो, इट मीन्स समथिंग यू आर गेनिंग ओवर एंड अबव द राइवल फर्म्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करवाने में इन तीनों चीजों का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, रिसोर्सेज जो है टेंजिबल हो सकते हैं या इंटेंजिबल। टेंजिबल जो आपके पास मशीनें हैं जिनको आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और इंटेंजिबल जो आप इकट्ठे करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आपके एम्प्लॉयज की लॉयलिटी, उनकी नॉलेज, आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी, ठीक है, तो ये आपके पास जो पेटेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब आपके लिए एक तरह से इंटेंजिबल असेट का काम करता है। डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एनालाइज एंड इमिटेट। देखो, टेंजिबल तो सामने दिख रहा है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जो आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं, जो आपकी एचआर की पावर है, नॉलेज है, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज हैं, वो इतना आसान नहीं होता आपके कॉम्पिटिटर के लिए एनालाइज कर पाना, यस और नो। अच्छा, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कैपेबिलिटीज की। देखो, आप एक चीज समझो, बोथ आर हाईली इंटरलिंक्ड। if you have the resources but you don't have the capability that how to use the resources in the most effective manner, that how to use the resources in a प्रॉपर मैनर, तो भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। तो कैपेबिलिटी इज नथिंग बट इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट हाउ वी हैव टू यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर मैनर टू अचीव द स्पेसिफिक टास्क इन बिजनेस फंक्शंस लाइक एचआर, सिलेक्शन, प्रोडक्ट, मतलब जो भी बिजनेस फंक्शंस हैं उसके अंदर हम उसको कितने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस फंक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग कर लेना बेशक आप, ठीक है। तो कैपेबिलिटी क्या है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कैसे लॉजिस्टिक्स का बेहतर यूज़ करें, इन्वेंट्री कंट्रोल का, कस्टमर सर्विसेज का, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कोई भी बिजनेस फंक्शन है। ये जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं आपको बिजनेस फंक्शंस के, जहां आप अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आना चाहूँगा। रिसोर्सेज आपको समझ में आ गए, कैपेबिलिटीज समझ में आ गई, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा। To the extent resources are successfully held and managed by firm decides its competitive advantage.
Here management of resources means how to manage resources for increasing the value for customers. आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी कस्टमर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए किस तरीके से करते हैं. जैसे सपोज आपके पास 100 बंदों का स्टाफ है और वो 100 बंदों के स्टाफ को आपने ये सिखा दिया कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सारे काम छोड़ देना, सबसे पहली चीज कस्टमर की सेटिस्फेक्शन. आपने अपने 100 बंदों को ये सिखा दिया, उनके दिमाग में ये बात डाल दी, 24 घंटे बस यही सोचते हैं वो कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी. 100 बंदों का स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. इसका मतलब यू आर यूजिंग HR, यू आर यूजिंग योर ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू फॉर कस्टमर्स. भाई कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज द बेसिक वैल्यू फॉर कस्टमर. Yes or no? So to the extent resources are successfully held and managed by the firm decides its competitive advantage. Here management of resources means how to manage resources for increasing value for customer. Same way, next point बड़ा important है, ध्यान से देखिए. If the firm possesses both resources and capabilities, then ability to generate profit will depend on time period for which firm will be able to maintain competitive advantage. Resources भी हैं, बड़े ध्यान से समझना, आप उन्हें मैनेज भी अच्छे से कर पा रहे हो. एक पॉइंट तो ये हो गया जो आपने फर्स्ट में कवर किया. सेकंड, आपके पास कैपेबिलिटीज भी है, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है रिसोर्सेज का एकदम, ठीक है. देन आप कितने वक्त तक उससे अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे वो डिपेंड करेगा कितने टाइम तक आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन रहती है. रिसोर्सेज एंड capability don't provide benefits automatically till it is used for creating value for customers that provides competitive advantage. और इससे कोई देखो, रिसोर्सेज होने से, कैपेबिलिटीज होने से ऑटोमेटिकली कोई बेनिफिट नहीं आता. आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि कैसे इन चीज़ों से हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करें, तभी आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. सो इफ यू हैव द रिसोर्सेज, इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज, अल्टीमेटली यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट हाउ वी हैव टू यूटिलाइज दीज फॉर क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर कस्टमर्स, बिकॉज अल्टीमेटली ओनली दीज थिंग्स will provide the benefit and the competitive advantage and the profitability for the long term. ठीक है, एक डायग्राम इसे आप देख लीजिएगा. Now, how much benefits will competitive advantage will provide in terms of survival and profitability depends on following characteristics. जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उससे कितने वक्त आपका सर्वाइवल रहेगा या प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी खासी मिलती रहेगी, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है. बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहला है ड्यूरेबिलिटी, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कितनी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, डिटोरेशन हो जाता है आपके रिसोर्सेज का या कैपेबिलिटी का. जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज आपकी इंडस्ट्री में इनोवेशन बहुत हाई है, जैसे आईटी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल में आउटडेटेड हो जाती है, तो वहाँ पर अगर आप पेटेंट्स रखते भी हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, तो वो बहुत जल्दी एब्सोल्यूट हो जाएंगे. आपको कोई लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा. आपको अपना इनोवेशन रेट फास्ट रखना पड़ेगा. या सपोज आपकी कोई मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है और वो एक CEO पे डिपेंड करती है. कोई CEO आपका कंपनी का बहुत अच्छा है और उसकी वजह से आपकी कंपनी के बहुत अच्छे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस CEO का रिटायरमेंट होगा, देन व्हाट, आ गया क्वेश्चन मार्क. मैनेजमेंट एक्सपर्टीज में कम टू एन एंड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ CEO. हो सकता है आपको उतना अच्छा CEO ना मिल पाए. सेकेंड है ट्रांसफरेबिलिटी. ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स पे भी पहुंच सकते हैं. बड़े ध्यान से समझिएगा. और अगर इसका आंसर हाँ है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक नहीं मिल सकता. इसीलिए कभी भी आप बिजनेस करते हैं तो देसी भाषा में बोला जाता है छुपा के करो. आपकी क्या खास बात है आपके कॉम्पिटिटर को नहीं पता लगनी चाहिए. राइवल्स गेनिंग एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, ईजियर द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी बिटवीन कंपनीज, लेस सस्टेनेबल इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इसके बाद इमिटेबिलिटी. इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कॉपी करना. How fast rival firms get the same resources and capabilities that we have. देखो ट्रांसफरेबिलिटी तो है, क्या ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है. और इमिटेबिलिटी बात करता है किस रेट से पॉसिबल. अगर आपके पास यूनिकनेस है, कुछ यूनिकनेस इन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज मेक्स द इम्पिटेबिलिटी डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर, मतलब उतना ही रेट स्लो होगा अगर जितनी यूनिकनेस होगी. अगर आप कॉमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कॉमन कैपेबिलिटीज हैं, तो इमिटेबिलिटी भी उतनी हाई रहेगी. तो ये बहुत दोनों आपस में पॉइंट इंटरलिंक्ड है. ये बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन बताता है और ये उसका रेट डिसाइड करता है, स्पीड डिसाइड करता है. नेक्स्ट है एप्रोप्रिएबिलिटी.
इसका मतलब ये है कि ठीक है आपके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है, बट अगर उससे आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी कोई फायदा नहीं है. हाउ मच रिटर्न्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. इट इज ओवर एंड अबव द क्वेश्चन ऑफ फर्म सर्वाइवल एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आप कितना अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रहे हैं. देखिए मैंने आपको सबसे पहले जब 3 क्वेश्चन बताए थे तो उसके अंदर एक चीज़ बताई थी कि जो इंडस्ट्री की एवरेज है उसके मुकाबले आपका जो रिटर्न है वो अच्छा है या नहीं. दैट डिसाइड्स योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सिर्फ आप सस्टेन कर पा रहे हैं तो आपका कोई खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है. चलिए थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द वैल्यू क्रिएशन. इसके बारे में हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में भी पढ़ा था. वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट वैल्यू एडिशंस यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स. वैल्यू क्रिएशन मीन्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग मोर वर्थ टू कस्टमर्स. अब वर्थ कैसे मेजर होती है, उसकी क्वालिटी से, टाइमली वो अवेलेबल है, कितना लंबा चलेगा, परफॉर्मेंस क्या है, सर्विसेज क्या है. बड़ा सिंपल सा तरीका है. ये जो आपने वैल्यू चेन एनालिसिस में माइकल पोर्टर में पढ़ा था, वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन, एकदम सेम है. और हमने वहां पर ये भी देखा था कि दैट इट अल्टीमेटली लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जब आपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रिसोर्सेज, सेकंड क्या पढ़ा कैपेबिलिटीज, एंड थर्ड वैल्यू क्रिएशन, तो कुछ भी नया नहीं है. एक डायग्राम से बहुत अच्छा इसे समझाया गया, ध्यान से देखिए. फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ये सपोज कंपनी की कॉस्ट और कंपनी ये प्राइस चार्ज कर रही है, तो दिस इज द मार्जिन विच द कंपनी इज मेकिंग, फर्म्स मार्जिन. और अगर कस्टमर को प्राइस जो पे कर रहा है उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, वैल्यू टू कस्टमर सिंपली मीन सेटिस्फेक्शन है, तो ये जो है जितना प्राइस दिया और कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिफरेंस रिप्रेजेंट्स कस्टमर सरप्लस. ये सुनो, तो ये फर्म का मार्जिन है, ये कस्टमर का मार्जिन है, और ये पूरा का पूरा ओवरऑल इसको नाम दिया गया प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड. ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड? इट्स कस्टमर सरप्लस प्लस फर्म्स मार्जिन. समझ में आया? देखिए वैल्यू क्रिएशन लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज इट इंक्लूड्स इंक्रीजिंग वर्थ ऑफ एनी सिंगल एक्टिविटी. आपको अगर याद हो तो हमने माइकल पोर्टर में पढ़ा था कि देयर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव वेरियस सपोर्टिव एक्टिविटीज. तो इट इंक्लूड्स इंक्रीजिंग वर्थ ऑफ या तो किसी सिंगल एक्टिविटी की या होल बिजनेस सिस्टम की, विच इंक्लूड्स इंक्रीजिंग, इससे होगा क्या अल्टीमेटली, इंक्रीजिंग वर्थ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग हायर रिटर्न. समझ में आई बात? इसके बाद देखिए आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया, वैल्यू क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस as described by Michael Porter using primary and supportive activity which helps in competitive advantage through differentiation as well as cost advantage. ठीक है, तो ये वैल्यू क्रिएशन आपके लिए कुछ भी नया नहीं है. तो इसी के साथ ही आपका पूरा टॉपिक ओवर होता है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है और कैसे रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू एडिशंस, वैल्यू क्रिएशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस भी बोल सकते हैं. सबसे पहले पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कोई बिजनेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे टाटा ग्रुप है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं उसके, तो जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहा है उसको हम कंबाइनली बोलते हैं कि वो उसका पोर्टफोलियो है. जैसे आप बचपन में पढ़ते थे डिविजनल स्ट्रक्चर, कि अगर एक कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल में भी है, टेक्सटाइल में भी है, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी है, तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. यस और नो? तो हेयर पोर्टफोलियो मीन्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बिजनेस. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होगा? बड़े सरल अक्षरों में ये देखना कि हमें किस बिजनेस से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं. बस खत्म कहानी. भाई पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो उसमें कि अपने जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं उनको स्टडी करते हो. स्टडी करके ये देखते हो कि किस बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है, कौन लंबे समय तक चलेगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देगा. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको होंडा कंपनी का. होंडा कंपनी के 2 स्कूटर आते थे, एक्टिवा और एटर्नो. तो दोनों बहुत अच्छे बिकते थे. आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने एटर्नो का प्रोडक्शन एकदम अचानक बंद कर दिया, जीरो कर दिया, और सारा फोकस एक्टिवा पे डाल दिया. उनके पास 2 प्रोडक्ट थे, एक एक्टिवा एक एटर्नो. एटर्नो भी अच्छा बिक रहा था पर उसको अचानक जीरो कर दिया और सारा फोकस एक्टिवा पे. वाई सो? क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि एक्टिवा जो है पहला ऐसा स्कूटर है विदाउट गियर, और लोग इसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म में बहुत बिकेगा. 6 महीने इनफैक्ट 1 ईयर तक की वेटिंग होनी शुरू हो गई थी
और बाकी दूसरी कंपनीज हीरो, टीवीएस, इन्होंने तो बहुत बाद में गियरलेस स्कूटर लॉन्च किए, स्कूटी जिनको आप बोलते हैं लॉन्च की। अदरवाइज सबसे पहली कंपनी तो होंडा थी जो इसको लेके आई थी। तो उन्होंने देखा कि भैया इस पे ज़्यादा फोकस करो कंपैरेटिवली कि दोनों पे फोकस करने से, क्योंकि इससे बहुत अच्छा मुनाफा हमको मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इंक्लूड एनालाइजिंग ओन प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस सो दैट सुटेबल स्ट्रैटेजीज कैन बी फॉर्म्ड एट कॉर्पोरेट लेवल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी। भाई उनको ये समझ में आ गया कि ठीक है एटर्नो में भी ग्रोथ है कुछ, लेकिन कंपैरेटिवली एक्टिवा में ज़्यादा है। प्रॉफिट एटर्नो में भी कमा रहे हैं, कंपैरेटिवली एक्टिवा में ज़्यादा है। ड्यूरेबिलिटी, अगर ये प्रोडक्ट देखो, आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक साइकिल होती है, ये नहीं कि लाइफ टाइम वो चलेगा। आप फ़ोन से देख लो या कुछ भी देख लो, 2-4 साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो उन्हें समझ में आ गया था एटर्नो का ट्रेंड जल्दी चेंज होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी लेस है। लेस है मतलब वो कभी भी आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन एक्टिवा की ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली उस टाइम पे 2009 की बात बता रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा दिख रही थी। ठीक है, तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो है आप मेजर करते हैं ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में, एंड इट हेल्प्स इन डाइवर्टिंग द रिसोर्सेज टू द बिजनेस दैट हैव मोर पोटेंशियल। और उसके बाद आप उस बिजनेस में रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं जहां पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे होंडा ने एक्टिवा में किए। इन अदर वर्ड्स, वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म शुड रिसीव मोर, लेस और नो इन्वेस्टमेंट, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कोई प्रोडक्ट जो है फर्म का उसको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या कम करना चाहिए, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टी प्रोडक्ट फर्म, however it can be used in less diversified firm if it consists of one main business and other subsidiary business। जैसे देखो वैसे तो ये यूज होगा उस फॉर्म में जहाँ मल्टी प्रोडक्ट है, लेकिन आप लेस डाइवर्सिफाइड में भी यूज कर सकते हो। लाइक से मारुति सुजुकी है, अब वो मेन तो कार्स में डील करते हैं, लेकिन आपने उनके ट्रू वैल्यू आउटलेट्स भी देखे हैं जहाँ सेकेंड हैंड कार्स भी है, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो इसको कि भैया हमें फ़ायदा कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि लेस डाइवर्सिफाइड में यूज़ नहीं होता, वहाँ भी यूज़ हो सकता है। अब मेन इसमें 3 चीज़ें आपको समझनी है। फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, सेकंड इज द एक्सपीरियंस कर्व एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए एसबीओ क्या होता है, सबसे बड़े सरल अक्षरों में फर्स्ट पॉइंट, जो आपका की बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो आपकी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है। उसका एक सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव है और आप उसे इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। इट इज़, वैसे हम एसबीयू पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ सर। इसके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं कि सिंगल बिजनेस होगा या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान्ड सेपरेटली। सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें तो जुबली, आपने जुबली फूड सुना है, जुबली फूड का डोमिनोज है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अदर बिजनेस भी है, जैसे केमिकल्स के अंदर वो है, आपको मैं बताना चाहूँगा। तो लेकिन डोमिनोज जो है उनका सबसे, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन शायद आज आप ये जान रहे होंगे कि उनका केमिकल का बिजनेस भी है। तो उनकी एसबीयू क्या है, डोमिनोज, सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान्ड सेपरेटली। इट हैज ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स लाइक पिज्जा हट एंड सेपरेट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लानिंग एंड प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट एसबीयू का, एसबीयू में भी एक कंपनी की डिवीजन हो सकती है या डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट लाइन हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे होंडा है, होंडा कार्स में भी है, होंडा 2 व्हीलर्स में भी है। ठीक है, तो एक डिवीजन हो गई, या तो कार्स की एक डिवीजन हो गई या 2 व्हीलर की। या मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्कूटर्स में भी एक्टिवा ज़्यादा बिक रहा है, मतलब अब प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन, 2 व्हीलर्स के अंदर एक्टिवा या कोई सिंगल प्रोडक्ट या ब्रांड। ठीक है, हम क्या करते हैं, एसबीयू आइडेंटिफाई करने के बाद मैनेजमेंट की डिसीजन लेती है कि वेदर उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कम या नहीं। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस कर्व की अगर आप बात करें तो बेसिकली एक्सपीरियंस कर्व क्या है, इट इज़ सिमिलर टू लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व मतलब देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करना शुरू करते हैं तो इनिशियली आपकी कॉस्ट पर यूनिट हाई होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कैसे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन आपकी बढ़ती चली जाती है इन द सेंस, भाई 6 महीने पहले कुछ प्रोडक्शन करी, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, तो आपको एक्सपीरियंस आता चला जाता है कि कहाँ रिसोर्सेज की सेविंग की जा सकती है, किस तरीके से हम अपना वक्त बचा सकते हैं और कहाँ पर हम कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। और इसकी वजह से वक्त के साथ आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होती चली जाती है। तो इट एक्सप्लेन्स
रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर आप वही चीज का प्रोडक्शन लगातार करते जा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे? यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस विद एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझे? सपोज आपने फर्स्ट मंथ में 100 यूनिट बनाए, नेक्स्ट मंथ में आपने 100 यूनिट बनाए फिर थर्ड मंथ में आपने फिर 100 यूनिट बनाए। तो यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 100 यूनिट का, पर 2 महीने का मिला के 200 हो गया, 3 महीने का मिला के 300। तो जैसे जैसे क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट करते हैं? लर्निंग इफेक्ट कैसा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट आप कितनी जल्दी रीडिज़ाइन करते हैं टू अचीव द कॉस्ट बेनिफिट्स, और कितनी आप टेक्निकल इंप्रूवमेंट करते हैं। ऑल दीज डिसाइड्स कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी कम होती है। अल्टीमेटली एक्सपीरियंस कर्व हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर एंड डिस्करेजिंग द कंपटीशन। देखिए, जितना आप कॉस्ट एडवांटेज लेते जाएंगे उतना आप मार्केट में सस्ता बेच पाएंगे, और जब आप सस्ता बेच पाएंगे और क्वालिटी दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और जब मार्केट शेयर इस तरीके से बढ़ेगा कि आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है, आप सेल्स प्राइस अपना कम कर रहे हैं और प्रॉफिट आपके ठीक है, कांस्टेंट भी हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके सेल्स प्राइस कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं जो है डिस्करेज होते हैं। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सेपरेटली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये क्या कहता है? ये बताता है कि हर प्रोडक्ट की ना बेसिकली एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे इंसान की एक उम्र होती है, पहले बचपना होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आता है। तो सेम वे हर प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस इसने बताई: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये बेसिकली सेल को रिलेट करता है विद टाइम। अब देखो, सब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ग्रोथ रेट स्लो होती है, कंपटीशन, लोग आपको नहीं जानते कि आपका भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ठीक है। आप ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करते हैं क्योंकि आपको लर्निंग नहीं होती कि किस तरीके से कॉस्टिंग कम की जाए, आपका मार्केट शेयर लिमिटेड होता है, कस्टमर के पार्ट पे आपको नॉलेज नहीं होती, सेल्स ग्रोथ भी आपकी लो होती है। लेकिन वक्त के साथ, ठीक है, आपका ग्रोथ होता है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होती है, कंपटीशन बढ़ता है, आपका प्राइस आपको कम करने पड़ते हैं, मार्केट आपकी एक्सपेंड होती है, कस्टमर को आपके बारे में पता लगता है, डिमांड आपकी बढ़ती है। फिर एक ऐसा लेवल आता है मैच्योरिटी का, जहां आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी, कंपटीशन टफ होगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, मार्केट स्टेबल हो जाएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। और फिर एक स्टेज आएगी डिक्लाइन, जहां आपको शार्प डाउनवर्ड देखने को मिलेगा, सेल्स एकदम गिर जाएंगी, प्रॉफिट आपके गिरने शुरू हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। एक्चुअली अगर आप अपनी पीएलसी को समझते हो कि भैया आप कहाँ पर हो, आप ग्रोथ पे हो सपोज, तो आपको यहां पर जितनी फास्ट आप इनोवेशन करोगे ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। टोयोटा की गाड़ी आती है, कौन सी बताओ? इनोवा, फॉर्च्यूनर। कितने इनोवेशंस इन्होंने कर दिए, और आज भी कितनी पुरानी गाड़ी है इनोवा, और उसके बावजूद लोग उसे लेना पसंद करते हैं, फॉर्च्यूनर लेना पसंद करते हैं, ठीक है। क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है उसके अंदर? तब आंसर इज फास्ट इनोवेशन। वो जैसे ही देखते हैं कि भैया हम ग्रोथ से मैच्योरिटी में आ रहे हैं, फिर इनोवेट कर देते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं। मतलब वो कभी भी यहां नहीं जाने देंगे उसको, वो देखते हैं चाहिए भैया ग्रोथ से जहां मैच्योरिटी में एंटर है, इनोवेशन करना शुरू कर दो ताकि दोबारा ग्रोथ पे आ जाए। ये स्टेज भी खतरनाक है, ये भी स्टेज खतरनाक है। ग्रोथ वाली स्टेज सबसे बेस्ट है, और जैसी मैच्योरिटी पे आना शुरू हो जाए, इसका मतलब अब उसके अंदर इनोवेशन की जरूरत है, कुछ नया लाने की जरूरत है ताकि दोबारा से ग्रोथ फैक्टर पे आ सको। एडवांटेजेस, फाइंड प्रोडक्ट स्टेज कि कहां पर है आप, ये हटा दीजिए इसमें, और चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी टू एडजस्ट या रेक्टिफाई प्रोडक्ट स्टेज। और सबसे बेस्ट है, अगर आप ग्रोथ मैच्योरिटी के बीच में झूमते रहेंगे, सबसे आसान रहेगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसमें सेपरेट क्वेश्चन पीएलसी पे भी आ सकता है और पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस पे भी। फटाफट इसे नोट करिए फास्ट। इसके बाद हम पोर्टफोलियो एनालिसिस से रिलेटेड कुछ मॉडल्स जो हैं वो जैसे बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक रहेगा, इसको अच्छे से कवर अप करिए। चलिए अब हम बात करेंगे एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स की। ये
जो मैट्रिक्स है आपको बेसिकली बताता है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इन अ मार्केट। अब देखिए, प्रोडक्ट हो सकता है आपका न्यू हो सकता है एग्जिस्टिंग हो, सेम वे मार्केट्स हो सकती हैं न्यू हो और हो सकता है एग्जिस्टिंग हो। तो ये बेसिकली 4 तरह की स्ट्रैटेजी की बात करता है। पहला, स्ट्रैटेजी टू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचना है न्यू मार्केट के अंदर तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसको इसने नाम दिया है मार्केट डेवलपमेंट। और नाम से ही पता लगता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लेके जा रहे हो, मार्केट डेवलप कर रहे हो। न्यू प्रोडक्ट अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसे बोला जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर आप न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर न्यू मार्केट में लॉन्च करते हो विच इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। और इन चारों सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी टू सेल होनी चाहिए वो इस मैट्रिक्स में बताया गया है। देखिए जरा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन अगर एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मेकिंग मोर सेल टू प्रेजेंट कस्टमर्स विदाउट मेजर चेंज इन द प्रोडक्ट। इसमें आपका फोकस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही की जाए। रिक्वायर मोर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, और उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। कैन बी डन थ्रू इंक्रीजिंग यूसेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज़्यादा रेफरेंस जनरेट करनी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आए आप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू ग्रो बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड या न्यू प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट। देखिए एक चीज समझिए, मॉडिफिकेशन किया है अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में तो वो भी न्यू प्रोडक्ट में है इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशंस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। इट कैन बी डन बाय डेवलपिंग न्यू कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जा रहा है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, आइडेंटिफाई डेवलपिंग न्यू मार्केट। सबसे पहले न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे, जोग्राफिकल मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन, उसकी पैकिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी हो सकता है आपको वहां फॉलो करनी पड़े। तो दीज आर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू फॉलो। ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में विच इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। सेम चीज है, तो इट इज टू स्टार्ट एक्वायर बिजनेस आउटसाइड करंट प्रोडक्ट और मार्केट। आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आपके करंट प्रोडक्ट या मार्केट का पार्ट नहीं है, और ऑब्वियसली इट इज रिस्की एज नो एक्सपीरियंस ऑफ न्यू मार्केट आपके पास किसी भी तरीके का नहीं है। तो बेसिकली ये जो रिस्की वर्ड है ये अपने आप में सब कुछ डिफाइन करता है कि देखो आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे हैवी एडवर्टीजमेंट की या कुछ भी, ऑल टुगेदर इट इज रिस्की, क्योंकि एक तो नया मार्केट है और दूसरा आपके पास न्यू प्रोडक्ट है। तो ये था आपका एनसॉस प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, फटाफट इसको आप एक बार नोट डाउन करिए।